हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 31 मई यानी कि मई का आखिरी दिन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आज की वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये मनाया जाता है 30 मई को। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की उत्तर प्रदेश ने। और अभी कर्नाटक की एक पेट फूड कंपनी है ड्रूल्स, ये इस साल की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, मतलब चौथी ऐसी स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। पीएम मोदी ने अभी सिक्किम में एक स्मारक सिक्का जारी किया है, सिक्किम के नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया है, क्योंकि इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं स्थापित हुए राज्य के रूप में। और सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है दीव। ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव का हिस्सा है। विश्वनाथ कार्तिकेय ये सातों महाद्वीपों पर जो सबकी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सब पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना की 2 महिला लेफ्टिनेंट कमांडेंट, ये दोनों आईएनएस तारणी के पर सवार होकर के पूरी विश्व की यात्रा करके आई हैं। नाम है इनका लेफ्टिनेंट कमांडेंट रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडेंट दिलना। ठीक है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया के देश फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री टैक्स ट्रेवल सुविधा शुरू की है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बन चुके हैं। इनको भाई अभी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओकले एक कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। टाटा और एयरबस ये दोनों कंपनियों ने मिलकर के भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में ये असेंबली लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन कल की वीडियो से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। टेक्स्ट बुक ने 5 साल पहले का जो अपना ऑफर था वो एक्टिवेट कर दिया है। 263 रुपए में आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो। ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि इनका चल रहा था सेल 28 से 31 मई का, और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन और भी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो गया है, लेकिन ये आपको इस प्राइस पर तभी मिलेगा जब आप MZT कूपन कोड लगाओगे। तो पास प्रो मैक्स लेना है अगर, तो आप 307 ले सकते हो, 307 में मिलेगा। ये आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद प्राइस 799 हो जाएगा आज रात से ही। तो जाइए फटाफट से टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स लीजिए। पास प्रो और पास प्रो मैक्स में अंतर ये है कि इसमें आपको स्टडी नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलते ही हैं। तो मतलब पास प्रो के सारे फीचर्स मिलेंगे, प्लस आपको स्टडी नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और समाधान AI मिल जाएगा। इंस्टेंटली आप कोई भी डाउट हो अपना AI की मदद से जानकारी ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, चेक कीजिए। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं 800 प्लस एग्जाम्स के, उन सबको आप 12 लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये साथियों 31 मई को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मई महीने के आखिरी दिन होता है 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। उद्देश्य है तंबाकू के प्रति अवेयरनेस फैलाना कि इसका उपयोग लोग ना के बराबर करें, क्योंकि तंबाकू से कैंसर होता है। तो तंबाकू एक मादक पदार्थ है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। ध्यान रहे, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये इसी कलर में हो गया है, दूसरा कलर ले लेते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है ना, ये वो पदार्थ होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो मादक पदार्थ कहलाते हैं। तो तंबाकू में पूछा जाएगा तो निकोटीन बताना आप। ठीक है, चाय में कैफीन। तो खैर, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है आपका तंबाकू निषेध दिवस पूरी दुनिया भर में। हृदय, स्ट्रोक और कैंसर, श्वसन संबंधी बीमारियां, ये सब इसी वजह से होती हैं तंबाकू के सेवन से। थीम इस बार की क्या है? ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, हाईलाइटिंग द अपील। लेकिन आप जानते हो गुटखा कंपनियां और बाकी सब इतना प्रचार करती हैं भर भर के कि ये सब जो अवेयरनेस है कहीं दबी की दबी रह जाती है, और ये अवेयरनेस सिर्फ एक दिन के लिए होती है। यहाँ दिन भर में पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, हर जगह प्रचार आता रहता है बोलो जुमा केसरी। तो बोलो जुमा केसरी ज़्यादा चलेगा कि ये चलेगा, है ना? जबकि रियलिटी ये है कि उससे मनुष्य का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी बोलो जुमा केसरी। शुरुआत 1988 में हुई थी WHO के द्वारा, और ये WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब 31 मई आ गया है ना, मई मंथ का पूरा आखिरी दिन।
तो हम लोग पूरे मई महीने के जितने भी अभी तक दिवस आए हैं आज आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं। कल से 1 जून आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 1 जून को दुग्ध दिवस से हम लोग शुरुआत करेंगे अगले महीने का। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र का और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को विश्व हास्य दिवस इस बार मनाया गया। क्यों? क्योंकि ये मई महीने के पहले रविवार को मनाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखा कीजिए, जो यहाँ पर लिखी रहती है कोई कोई दिवस के दिन दिवस मनाया जाता है जो। ठीक है, जैसे जैसे 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस हुआ, तो ये हर साल 6 मई को नहीं पड़ेगा, ये हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को पड़ेगा। ठीक है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगेन ये मई और अक्टूबर महीने के दूसरे दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो मई महीने में इस बार 10 मई को पड़ा था प्रवासी पक्षी दिवस। इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसके अलावा सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी 16 मई को ही मनाया गया, और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, इसकी थीम भी पूछी जाती है, याद रखना। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, इसकी थीम तो बिल्कुल रट डालो, इसकी थीम कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंपॉर्टेंट है ये भी। 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 28 मई अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, 28 मई को ही विश्व भूख दिवस, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक रणनीतिक शहरी परिवर्तनकारी पहल शुरू की? अंकुर नाम से, अंकुर नाम से एक रणनीतिक परिवर्तनकारी पहल है ये। तो कोई योजना नहीं है, मतलब एक प्रकार की पहल है, इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख पाओगे, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंकुर फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण करने के लिए ये एक प्रकार का स्कीम है, एक प्रकार की पहल है। आवास और शहरी विकास विभाग के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। अंकुर का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो ये शहरीकरण को थोड़ा सा और एडवांस करेगा। ठीक है, तो जनसंख्या की बदलावों का सकारात्मक उत्तर यहाँ पर दिया जा सके, इसके लिए किया गया है। उड़ीसा की शहरी जनसंख्या 2036 तक 3 गुना बढ़ाने की संभावना है। देखिए, कहीं कहीं पर जनसंख्या प्रॉब्लम है बढ़ना, कहीं कहीं पर जनसंख्या घटना प्रॉब्लम है। यही भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, भारत में ओवरऑल पॉपुलेशन तो चलिए समस्या के रूप में लोग देखते हैं ओवरऑल कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, 145 करोड़ अब जनसंख्या हो गई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। और वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ ना, नहीं तो हम सरकारी नौकरी तक नहीं देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये भी है कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा अगर कोई रहेगा किसी के, तो फिर उसको बहुत सारी योजनाओं से और बहुत सारी चीज़ों से उनको बेदखल किया जाएगा। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में चले जाओ तो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जो कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। आंध्र प्रदेश तो इसके लिए बाकायदे योजनाएं भी बहुत सारी लाता है कि जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि हो, क्योंकि वहाँ पर जो जनदर है वो निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, उड़ीसा बहुत ही प्यारा स्टेट है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी होती है। मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है कम्भमपति हरि बाबू। यहाँ पर चिल्का झील है। चिल्का झील से मैं आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। कौन कौन सा? एक तो है साथियों आपका कि ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे पहला तो आप पॉइंट यही बताया करना। दूसरा पॉइंट ये बताया करना कि ये रामसर साइट में पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया बनी थी। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया चिल्का झील। तीसरा, ये लैगून टाइप की झील है। कौन सी टाइप की? लैगून टाइप की झील है ये। ठीक है, अंसुपा है, कांजिया झील भी है। नेशनल पार्क में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है।
चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये मैग्रेव टाइप का है, ठीक है। मैग्रेव क्या होता है, जो अपने भीतर दलदल को या नमी को समेटे रखता है और तटीय इलाके में होते हैं, जिससे मृदा अपरदन वगैरह भी रोका जाता है बड़ी मात्रा में, मिट्टी कटान वगैरह रोकती है। तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं कि मैग्रेव वन क्षेत्र है, ठीक है। जैसे सुंदरवन का हुआ, सुंदरवन नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे ही भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। लोक नृत्य में बात करें तो घुमरा, छाऊ, सवारी, संचार, पैका, गरुड़ वाहन, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर जिलों की बात करें तो 30 जिले हैं यहाँ पर, विधानसभा में 147 सीटें हैं यहाँ पर, 21 यहाँ से जाती है लोकसभा में सीट, 10 यहाँ से जाती है राज्यसभा में सीट, ठीक है। अगला, मई 2025 में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जी को किस देश के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? सदगुरु, इनको आपने देखा होगा विभिन्न मंचों से कभी कभी डांस वांस करते हुए नजर आ जाते हैं। ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं। कावेरी कालिंग और भी बहुत सारे इनिशिएटिव ये चलाते हैं, काफी अच्छे अच्छे। तो कनाडा ने अभी इनको सम्मानित किया है, कनाडा ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया हुआ है। ये है सदगुरु, ठीक है। चलिए, तो ये कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से। तो इनको मिला है कनाडाइन डॉलर का 15,000 कनाडाई डॉलर, ठीक है, 50,000 कनाडाई डॉलर मिला है। कावेरी कालिंग के लिए इनको मिला है। कावेरी कालिंग बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इनका, जो कावेरी नदी लगातार सूखती जा रही है, उसके आसपास पौधे नहीं लग रहे हैं, पेड़ नहीं लग रहे हैं, उसको संरक्षित करने के लिए ये इन्होंने शुरू किया था, बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। चलिए, तो वो अभी भी चल रहा है, तो ये उसी में जाएगी राशि। मानव चेतना पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पर्यावरण से क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जा सकता है कि कावेरी कालिंग इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया, किस फाउंडेशन के द्वारा, तो आप बताना ईसा फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है ना। कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, मुद्रा यहाँ की कनाडियन डॉलर। प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी नए बने हैं, इनका नाम याद रखना, मार्क कॉर्नी, ये नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, अभी चुनाव हुआ था। कनाडा आप देखोगे तो यूएसए के जस्ट ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके जस्ट ऊपर आपको कनाडा दिख जाएगा। कनाडा की खास बात यह है कि कनाडा जो है ना, दुनिया का तटीय सीमा रेखा वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा इसी का है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अब सबका बॉर्डर ऐड करोगे तो कितना बड़ा बॉर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे बड़ा दुनिया का तटीय सीमा रेखा कनाडा का ही है, ठीक है, ये बात याद रखना। और मॉन्ट्रियल जो है ये इसी का एक सिटी है, प्रमुख शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही ओजोन लेयर जो है अपनी, तो 1987 में उसी ओजोन लेयर को लेकर के उसको प्रिजर्व करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। खैर, एग्जाम्स में जीएस की अगर बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच से जुड़िए। जीएस सफलता बैच 4.0 आज के लिए मात्र 399 में हुआ है। इसको जाइए फटाफट से इसे परचेज कीजिए। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, एमजेटी ऐप पर ही जाकर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर लेना है आपको। डेमो वगैरह देख सकते हैं वहाँ पर, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सब दिया गया है। साथ ही साथ में कोई भी डाउट और भी आता है तो आप पूछ सकते हैं। कूपन कोड नहीं अप्लाई हो रहा है, परचेज कैसे करें, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो आपका चल ही रहा है एनटीपीसी वालों के लिए, एनटीपीसी वाले ज़बरदस्त मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आज तीसरा मॉक टेस्ट आपका लाइव होगा, 12 बजे डेली आता है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 5 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मॉक टेस्ट आएगा इसमें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार 15 वर्षों तक निवास करने वाले नागरिक को वहां का मूल निवासी मान लिया जाएगा? अभी हाल ही में लद्दाख ने घोषणा की है कि भाई लद्दाख में अगर 15 वर्ष तक कोई निवास कर रहा है या कर लिया है तो उसे वहाँ का मूल निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ये अन्य राज्यों में नहीं है, कारण ये है कि लद्दाख भाई इतना टफ एरिया भी तो है, वहाँ पर इतने -डिग्री टेम्परेचर में अगर आप रह रहे हो, 15 साल गुजार चुके हो, मतलब आपको वहाँ नागरिकता दे दी जानी चाहिए, मतलब मूल निवासी मान लेना चाहिए। तो ये किया गया है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 15 साल से अगर कोई वहाँ स्टे है तो लद्दाख डोमिसाइल टैग उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लद्दाख सरकार, लद्दाख में तो अभी वहाँ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, एक प्रकार से केंद्र का शासन है, लेकिन ये कहा गया है। देखिए, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। एज पर द सेंसस reached at the meeting of the high level committee between civil society leaders and the Ministry of Home Affairs, the central government is considering a new policy for Ladakh.
इनके लिए, लद्दाख के लिए नई पॉलिसी कंसीडर की गई है। अंडर दिस, सिटीजन्स लिविंग इन द एरिया फॉर द 15 कंजिक्यूटिव ईयर, 15 साल लगातार रहने पर 2019 विल बी कंसीडर्ड एज द नेटिव्स, वहाँ का नेटिव मान लिया जाएगा। और ये देखिए 2019 के बाद 15 साल अगर कोई रहता है तब माना जाएगा फ्रॉम 2019, मतलब जब से ये लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से। कोई भी आउटसाइडर जो सेटल हुआ है आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर एंडेड इन 2019 विल बी कंसीडर्ड एज द रेजिडेंट ओनली आफ्टर 2034। मतलब कोई वहाँ पर जब से वहाँ पर उसे दर्जा मिला है ना यूनियन टेरिटरी का 2019 में 5 अगस्त के, उसके बाद से अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ रहना शुरू करता है तब उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब वो लगातार 2034 तक रहेगा, मतलब 15 साल पूरा कर लेगा तब। अब कोई वहाँ 2024 में जाकर के शुरू हुआ है तो उसका 2024 से 15 साल जोड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2034 के बाद सबको मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में किस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा दिया? तो देखिए पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स, ये होती है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, लेकिन इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% मिनिमम रहती है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है 100% भी हो जाए, हो सकता है 70% रहे, हो सकता है 60% ही रहे, लेकिन मिनिमम आपका 51% या 50% से अधिक सरकार की हिस्सेदारी रहेगी, उसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स, ठीक है। पूर्णतया गवर्नमेंट अगर 100% है तो कहेंगे पूर्णतया गवर्नमेंट ही है ये। तो खैर, तो इन कंपनियों को सरकार से भी कुछ कैटेगरी वाइज छूट देने के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। मिनी रत्न कैटेगरी 2, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और उसके बाद नवरत्न, फिर उसके ऊपर है महारत्न। महारत्न जो है सबसे टॉप की कैटेगरी है, इसमें उसकी रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, उसका कितना टर्नओवर है, इसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है और उनको सरकार द्वारा छूट दी जाती है, ठीक है जी। तो अब इसी में मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिला है 3 कंपनियों को, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी एमआईएल को, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एवीएनएल को, अक्सर इसका नाम आप सुनते होंगे, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी आईओएल। तो इन तीनों को अभी मिला है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा, ठीक है ना, ये मिला है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। आप देखिए मिनी रत्न श्रेणी 1, ठीक है। कैटेगरी ए भी कह सकते हो, कैटेगरी 1 कह सकते हो, ठीक है, और कैटेगरी बी और कैटेगरी 2 एक ही है। अगला, निम्न में से किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में देखिए सुप्रीम कोर्ट में ना 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अब आप कहोगे 3 नए न्यायाधीश, हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली में टोटल क्षमता होती है 34 न्यायाधीशों की। जरूर, बहुत अच्छा सुन रहे हो, 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 33 तो होते हैं सामान्य न्यायाधीश, एक होते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो 33 + 1 यानी कि 34 की टोटल स्ट्रेंथ होती है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की? तो अधिकतम क्षमता 34 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है, 33 + 1। तो अभी उसमें जब समय समय पर रिटायर होते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो एज लिमिट भी रहती है, एज लिमिट के हिसाब से 65 वर्ष 66 वर्ष हो जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 की अभी नई नियुक्ति की गई है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ फिर से 34 पूरी पूरी फुलफिल हो गई है। कौन कौन है ये? जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस अतील एस चंदुरकर। तो इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब ये तीनों हाई कोर्ट से आए हैं, हाई कोर्ट से ही प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो यहाँ पर ये आए हुए हैं, तीनों को शपथ दिलाई गई है। इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखना, यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट दिलाते हैं शपथ, और जो जजेस होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं शपथ। क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई रिटायर होता रहता है, कोई कोई नियुक्त होता रहता है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास कहाँ इतना टाइम है कि आकर रोज शपथ दिलाए, इसीलिए कहा गया है चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उनको शपथ दिला दिया करेंगे, ठीक है। तो खैर इन तीनों को नियुक्त किया गया है। ये तीनों देखिए कहाँ कहाँ से आए हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट से आया है, कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट से आया है, कोई बॉम्बे हाई कोर्ट से आया है, ओके। तो न्यायमूर्ति BR गवई ने इनको दिया है, शपथ दिलाया है। अच्छा, ये खुद 52वें नंबर के अभी चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, मई में ही अभी बने थे 52वें नंबर के। चलिए अगला, ये लाइन याद रखना कि अधिकतम संख्या ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अगला, हाल ही में किस राज्य में नजाट टाडी महोत्सव या रोपड़ महोत्सव आयोजित हुआ? नजाट टाडी महोत्सव ये साथियों होता है केरल में। केरल का एक फसल टाइप का उत्सव है, लोग गेम की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, खेलते हैं, और
धान की बुआई के टाइम पर ये होता है, धान बोने जाते हैं, कुछ इस प्रकार से रस्सा वगैरह खींच कर उसी में खेलते हैं, ठीक है। तो इसको ये लोग महोत्सव मान लेते हैं। इतना तो बचपन में हम लोग वैसे ही खेल लिया करते थे, है ना, बदले में मार अलग से खा लिया करते थे। खैर, नजाटाडी महोत्सव जो है ये रोपड़ का महोत्सव, रोपड़ महोत्सव है। इसका उद्घाटन वहाँ के कृषि मंत्री ने किया है। मलयालम शब्द ये नजाटुवेला से लिया गया है। मलयालम पंचांग में उस कालखंड को दर्शाता है जब धान के बीज बोने के लिए आदर्श माना जाता है, मतलब धान की खेती को लेकर के, ठीक है। आप इमेज से ही समझ पा रहे होगे कि ये लोग बेरन लगाने गए हुए हैं और फिर वहीं पर ये खेल रहे हैं। खैर, लोकगीत भी गाते हैं यहाँ पर, वंची पाटू, नजाटू पाटू, ये वहाँ का नृत्य वगैरह गाते हैं। कुछ और जो महोत्सव भी पिछले दिनों में हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे, जैसे सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में, मछली महोत्सव त्रिपुरा में, खुबानी महोत्सव लद्दाख में, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में, रोंगाली बिहू असम में, पर्पल फेस्टिवल नई दिल्ली में, जांस्कन फेस्टिवल लद्दाख में और न्योकुम फुलो महोत्सव यूलो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला, गोवा ने 30 मई 2025 को अपना कौन सावां राज्य स्थापना दिवस मनाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा राज्य स्थापना दिवस पूछा जाता है कब मनाया गया, तो ये 30 मई को मनाया जाता है। इस बार इन्होंने अपना 39वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा नंबर का? 39वां। गोवा राज्य स्थापना दिवस मतलब ये कि इस दिन इसे मिला था स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा मिला था। एक्चुअली में गोवा में लंबे समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, वास्को डिगामा आया सबसे पहले, और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही गए भारत छोड़कर। सबसे पहले आए भी, सबसे अंत में गए। अंत में कैसे गए? ये लास्ट में सिमट कर रह गए थे गोवा में। गोवा में आज भी देखोगे ना तो वहाँ जगह जगह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आपको मूर्तियां वगैरह, स्टैचू वगैरह देखने को मिल जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। तो वहाँ के लोग जो है ना, धारणा बदल गई, लेकिन पुर्तगालियों के प्रति अभी भी वहाँ पर है, छाप छूटी हुई है। खैर, पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक वहां शासन किया। फिर 19 दिसंबर 1961 में इसको सरकार को सौंप दिया और उसके बाद यहां से चले गए 1961 में। फिर 1961 से लेकर के 1987 तक रहा ये केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये यूनियन टेरिटरी रहा। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे राज्य यूनियन टेरिटरी अपने अपने समय में रह चुके हैं। नेफा रहा है, ये रहा है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर में कई राज्य रहे हुए हैं, सब शुरुआत में रहते हैं काफ़ी समय तक। जब सरकार देखती है कि यहाँ हम अब ठीक है व्यवस्था, तो अब वहाँ उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया। फिर 30 मई 1987 में इसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया और ये भारतीय संघ का 25वां राज्य आपका बन गया, ठीक है। 23वां 24वां आप जानते हो 1987 में ही बना था। 23वां 24वां मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद 25वां ये बना, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां आपका उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां बना था तेलंगाना, और उसके बाद फिर से अलग हुआ, जम्मू कश्मीर दो भागों में टूटा, उसके बाद फिर ये बना यूनियन टेरिटरी, दोनों बन गया। तो 28 राज्य अभी वर्तमान में है। तो पणजी इसकी राजधानी होती है, कोंकणी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप गोवा के बारे में देखोगे, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अक्सर सबसे बड़ा राज्य तो मैं आपको कई बार बताता ही हूँ, राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे छोटे राज्य में बात करें तो आप बताइएगा गोवा। गोवा में केवल 2 ही जिले हैं, ठीक है, 2 ही जिले हैं यहाँ पर, ये याद रखना, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 ही लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा से सीट जाती हैं। यहाँ पर दडेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी बहुत पूछा जाता है। दडेलो बहुत पूछा जाता है। अंसी नेशनल पार्क यहाँ पर भी हिस्सा पड़ता है, बेंगलुरु में भी पड़ता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। इसके अलावा मायाम झील है, अरम्बल स्वीट वाटर लेक है। सीएम और गवर्नर तो आप जानते ही हो, प्रमोद सावंत सीएम है, पीएस श्रीधरन पिल्लई ये यहाँ के गवर्नर है। एलन मस्क ने ट्रंप मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है, वो निम्न में से कौन सा विभाग देख रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलन मस्क भाई दे दिए हैं इस्तीफा। एलन मस्क देख रहे थे डोजे डिपार्टमेंट। डोजे डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो ये डोजे डिपार्टमेंट देख रहे थे और ये दे दिए हैं इस्तीफा। अब देखो क्या होता है ना कि ट्रंप है बहुत चालाक इंसान, इनको ये जितवाए, खूब बढ़िया सोशल मीडिया कैंपेनिंग किए, सब कुछ किए, पूरा एकदम माहौल बना कर रख दिए थे जो बाइडन के खिलाफ बुढ़ऊ चाचा को एक्सपोज करने में। और उसके बाद फिर ये जितवाए उनको, सोचे कि भाई सरकार हमारी है और आगे हम जो भी चाहेंगे अपने हिसाब से करा करेंगे। हुआ भी कुछ महीनों तक ऐसा, शुरुआत के 3-4 महीनों तक इनके ही फेवर में सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, जैसे जैसे ये कहे वैसा वैसा वो करते रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप असली रंग दिखाना शुरू किए। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल करके दूसरे के हाथों में जा रहा है।
मतलब आप ओपन एआई के सैम अल्टमैन के हाथ में एक दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले गए, बहुत सारी इनकी बातें नहीं इनको समझ में आ रही, मतलब इनकी नहीं सुनी जा रही है। डोजे डिपार्टमेंट, देखियो ये तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, अब बाहर दिखाने वाली बात क्या है उसको भी देख लेते हैं, जो आप लोग सुने होंगे। बाहर दिखाने वाली बात ये है कि डोजे डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसका काम ये था कि सरकार के जो अनर्गल खर्चे हैं उसको कम करना। तो अनर्गल खर्चे को कम करने के लिए इनको जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन उधर ट्रंप बहुत सारे फ्रीबीज भी बांटना शुरू कर रहे हैं, अभी बजट लाए हैं तो बहुत सारे फ्रीबीज की भी वो घोषणा कर दिए हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स में भी कटौती वगैरह कर दिए हैं। तो इस वजह से फिर इनका ये कहना है कि भाई हमारे लिए डिपार्टमेंट ये बनाए ही क्यों हो, जब खुद ही टैक्स वगैरह कम करके खुद ही सरकार का लोड बढ़ा दे रहे हो, सरकारी खर्च बढ़ा दे रहे हो, तो फिर ये डिपार्टमेंट बनाने का मतलब क्या है, फिर हमें हमें जिम्मेदारी मत दो। हमें तो आप कहे थे कि भाई एक साल के अंदर अंदर $2 ट्रिलियन की कटौती करेंगे, जो फालतू के जो खर्चे होते हैं उसको कम ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे जब आप खुद ही बजट में उतना कर दोगे तो ये ऑफिशियल है। तो खैर अब इन्होंने ये कह दिया है कि भाई हम अब ये पद नहीं संभालेंगे, अब अपना पद आप ही संभालो, इनके लिए एक स्पेशल तौर से पद बनाया गया था। खैर अगला है, डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आपको याद हो तो अभी जब सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाया गया था प्रवीण सूद का, तब मैंने आपको बताया था कि जो ये ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ना, इसमें नियुक्ति तो की जाती है शुरुआत में 2 साल की, उसके बाद फिर एक एक साल का 3 बार तक मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है। तो मतलब ओवरऑल पहुंच जाता है 5 साल का नियुक्ति। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है किस डिपार्टमेंट के लिए ये रूल है, लेकिन अक्सर जो भी बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कहीं वो ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा डिसीजन लेने लगे, सरकार के खिलाफ ही जाकर कुछ करने लगे। इसीलिए 2 वर्ष के बाद फिर एक एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता है। खैर इनको एक एक्सटेंशन पिछली बार मिला था, अभी एक एक्सटेंशन और मिल गया है, तो अब एक और अगर इनको देना होगा तो एक और एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद फिर अगला एक्सटेंशन इनको नहीं मिलेगा, फिर दूसरे की नियुक्ति करनी होगी। तो फिलहाल की 1 साल का अभी एक्सटेंशन इनको मिल गया है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मई 2026 तक ये रहेंगे इस पद पर। 25 अगस्त 2022 को नियुक्त किए गए थे, तो 2022 3/25 हुआ, उसके बाद फिर 26। ठीक है, चलिए तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी इसकी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन हो गया 89 वर्ष की उम्र में, इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो ये थे राजनीतिज्ञ, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और इनका अभी निधन हो गया है, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका था। ठीक है, सुखदेव सिंह ढींढसा, आप ये देख सकते हो, इनको पद्म भूषण मिला तो था, लेकिन जब किसान आंदोलन अभी चल रहा था ना 2020 में आसपास में, 2019 में, तब इन्होंने अपना पद्म भूषण लौटा दिया था। बहुत सारे लोगों ने अपने मेडल्स लौटाए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने पद्म पुरस्कार लौटाए थे, आपको पता होगा उस टाइम पर। तो 2020 में इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान वो लौटा दिया था। ठीक है ना, 2019 में मिला था जो। ये उर्वरक मंत्री भी रह चुके, केंद्रीय खेल रसायन और उर्वरक मंत्रालय देख चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। 1972 में ये धनौला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। छात्र नेता से शुरू हुआ करियर, फिर गांव के सरपंच बने, फिर विधायक बने, फिर मंत्री तक गए। तो इनका अभी निधन हो गया है, ये अकाली दल के नेता थे। तो ये थे साथियों आज के दिन के प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप ये रिवीजन कर सकते हो पिछले दिनों में जो कुछ निधन हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दी जाती है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाकर एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, डेली शाम को 9 बजे आपको पीडीएफ दे दी जाती है, रात को 9 बजे पीडीएफ मिल जाया करेगी, तो वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में डिटेल के साथ। और बाकी आज लास्ट दिन है जीएस सफलता बैच ऑफर का, इसका फायदा उठाइए। कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में, तो 139 को पद्म पुरस्कार दिया गया है। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में मुख्यालय है। आज आपको क्या बताना है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। दूसरा बताना है आपको उद्दंत मार्तंड, इसका प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ला द्वारा किस वर्ष किया गया था। कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।